वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 22 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में तमिल लेखक राजशेखरन, देवी भारती, तेलुगु लेखक टी पतंजलि शास्त्री और मलयालम साहित्यकार ईबी रामकृष्ण वर्ष 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नामित लोगों में से शामिल हैं ये। तो इस साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में देखते हैं। यह अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमुख जो भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे जो उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 24 पुरस्कार देती है और ये भारतीय भाषाओं में साहित्यिक अनुवादों के लिए भी इतने ही पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी और राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें पुरस्कार ये दिया जाता है, इसलिए ये 22 से 24 हो जाता है। ये पुरस्कार एक ताबूत के रूप में दिया जाता है और जिसमें एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका और एक साल और 1 लाख रुपए होते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में मुख्य बातें देख लेते हैं। तो इसमें भारत द्वारा ये 12 मार्च 1954 में इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। साहित्य अकादमी ये भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी देश में साहित्य संवाद, प्रकाशन और प्रचार के लिए राष्ट्रीय और एकमात्र केंद्रीकृत संस्था है जो अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियाँ करती है। हालांकि सरकार द्वारा स्थापित अकादमी एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी भारत के बैडमिंटन स्टार चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज ने हाल ही में युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा घोषित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को ये मिला है। हाल ही में जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, इनका कार्यकाल 1905 से 1979 था। तो ये एक भारतीय महान फील्ड हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसको बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान है। 1991-92 में स्थापित ये पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो इसकी पात्रता क्या है, कौन इसके एलिजिबल होते हैं इस पुरस्कार के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल और खेलों के क्षेत्र में यानी ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल, विश्व खेल चैंपियन, विश्व कप और उसके समक्ष जो मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं उनमें से किसी भी खिलाड़ी द्वारा ये 4 साल की अवधि में जो शानदार प्रदर्शन करते हैं उसके लिए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये वर्ष जिसके दौरान ये पुरस्कार दिया जाता वह वर्ष है और ये उन वर्षों के दौरान जब ओलंपिक खेल, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल आयोजित किए जाते हों। ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलों जैसा भी मामला हो, उनके समापन तक इन खेलों और उनके अन्य उपयुक्त टूर्नामेंटों के खिलाड़ियों की उपलब्धियां भी इसमें शामिल की जाएंगी, ऐसा माना जाता है। जिन खिलाड़ियों को डोपिंग रोधी एजेंसी यानी जो बाडा एक डोपिंग रोधी एजेंसी है, इसके द्वारा प्रतिबंधित दवाओं और पदार्थों के उपयोग के लिए दंडित किया गया है या जिनके खिलाफ जांच लंबित है, जांच चल रही है, तो ये वे लोग इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। सामान्य परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति को दूसरी बार कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाता, ये सिर्फ एक ही बार मिलता है और ये प्रत्येक वर्ष एक व्यक्तिगत खिलाड़ी को केवल एक पुरस्कार दिया जाएगा। इस शर्त में केवल असाधारण परिस्थितियों में ही छूट दी जाएगी। ऐसा अवसर आने पर यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। भारत सरकार डोपिंग सहित विशिष्ट कारणों से किसी भी प्राप्तकर्ता का पुरस्कार रद्द कर सकती है। इसके तो लाभ में देख लेते हैं। तो इसमें पुरस्कार में कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे कि 2,50,000 रुपये की नगद राशि मिलती है और जो आयकर से मुक्त होती है और प्रत्येक खिलाड़ी को ये सम्मान में उसके प्रमाण पत्र दिया जाता है
और प्रत्येक खिलाड़ी को एक पदक भी दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये जैसे हमने देखा, ये सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला है बैडमिंटन में। और अभी अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, उसमें अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी एक क्रिकेटर हैं और अंतिम पंघाल ये इनको कुश्ती के लिए दिया गया है। और कुल मिला के अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया है, तो इसको द्रोणाचार्य अवार्ड RV रमेश को दिया गया है। ये R प्रज्ञानंद हैं, जो ये उनके कोच हैं, RV रमेश, इनको दिया गया है। ये R प्रज्ञानंद हैं, ये चेस मास्टर कहे जाते हैं। देख लेते हैं विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी बाडा के बारे में। तो बाडा की स्थापना 1999 में डोपिंग मुक्त खेल के लिए एक सहयोगात्मक विश्वव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी। बाडा का प्रशासन और फंडिंग खेल आंदोलन और उनकी दुनिया के सरकारों के बीच समान साझेदारी पर आधारित है। बाडा की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और उनके देशों में डोपिंग रोधी नियमों और नीतियों को विकसित करना, उनमें सामंजस्य बना के रखना और उनका समन्वय करना होता है। हमारा अगला आर्टिकल है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य के बारे में। तो वाल्मीकि बाघ अभयारण्य ये बिहार में है। तो ये बिहार का मैप है और ये बिहार का सबसे उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ये वाल्मीकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व ये मतलब लोकेशन इसका है दक्षिण पश्चिम में बिहार के। तो आइए देख लेते हैं। बिहार के वाल्मीकि बाघ अभयारण्य के अधिकारियों ने अभी संरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि का श्रेय मानवीय गतिविधियों में कमी को दिया है, जिसमें इसके पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रतिबंध भी शामिल है। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है वाल्मीकि मतलब जैव अभयारण्य। यह देश के गंगा क्षेत्र के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है और ये भारत के हिमालयी तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा को बनाता है। ये बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। अभी दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर को घोषित किए जाने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी ये घोषित नहीं किया गया है। इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य दोनों शामिल हैं। ये उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम तरफ से गंडक नदी से घिरा हुआ है। इसमें नदियां यहाँ पर तो यहाँ विभिन्न हिस्सों में होकर इसमें गंडक, पंडई, मनोर, हरहा, मसान और भपसा नदियां यहाँ पर बहती हैं। इस क्षेत्र के वनों में भावर और तराई भूभाग का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से आर्द्र मिश्रित पर्णपाती, खुली भूमि वाली वनस्पति और उप पर्वतीय अर्ध सदाबहार वन, मीठे पानी के दलदल, नदी तट, जलोढ़ घास के मैदान, उच्च पहाड़ी सवाना और आर्द्रभूमि यहाँ पर पाई जाती हैं। साल, रोहिणी, सिहोल, सागौन, बांस, सेमल, मंदार, शीशम, जामुन, गूलर आदि वनस्पतियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर बाघ, तेंदुआ और भारतीय जंगली कुत्ते बड़े शिकारी हैं। तेंदुआ बिल्ली और मछली पकड़ने वाली बिल्ली, हिरण, सांभर, भौंकने वाले हिरण और हॉग डियर आदि भी यहाँ पर पाए जाते हैं जीव जंतुओं में। हमारा अगला आर्टिकल है समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी भारतीय वायुसेना ने हाल ही में समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के बारे में, तो ये सुनिश्चित प्रतिरोध के लिए सतह से हवा में, ध्यान रखना, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलाइजेशन यानी समर एक कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली है। इसे IAF के रखरखाव के कमान के तहत एक इकाई द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली को अधिकतम 10 से 12 किलोमीटर की सीमा का श्रेय दिया जाता है और इसका उपयोग कम उड़ान वाली हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है। यह 2 से 2.5 मैक प्रति की गति की सीमा पर चलने वाली मिसाइल के साथ साथ हवाई खतरों का मुकाबला कर सकता है। समर वन प्रणाली सतह से हवा में मार करने की भूमिका के लिए IAF की सेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी रूसी बिम्पेल R-73E इंफ्रारेड निर्देशित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की मौजूदा सूची का उपयोग करती है। सिस्टम में एक ट्विन बुर्ज लॉन्च प्लेटफॉर्म है जो खतरे के परिदृश्य के आधार पर सिंगल और सैल्वो मोड में 2 मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। प्रत्येक मिसाइल लॉन्चर में एक इलेक्ट्रो सिस्टम दिखाई देता है। उम्मीद है कि ये पुराने हो चुके पेचोरा और OS-AK सिस्टम की जगह भारतीय वायुसेना की आकाश और स्पाइडर सिस्टम को पूरक बनाएगा। आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में देख लेते हैं थोड़ा।
तो ये कमज़ोर क्षेत्रों और बिंदुओं को हवाई हमलों से बचाने के लिए एक छोटी दूरी मतलब कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस एयर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मतलब स्वदेशी रूप से विकसित और डिजाइन किया गया है। इसकी विशेषताओं में एक साथ ये कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है और ये मानव रहित हवाई वाहनों, लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और हेलीकॉप्टरों से लॉन्च की गई मिसाइलों सहित युद्धाभ्यास के लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। ये एक सहित मतलब लगभग 3 से 4 जो भी आने वाले उसको है बारहेड है उसको भेज सकती है। इस तरह से कोई आ रहा है तो इसको थोड़ी ये इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। इसको 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था। इसमें बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स सुविधाएं हैं। ये संपूर्ण हथियार प्रणाली को लचीली तैनाती प्रदान करते हुए युद्धक टैंक और पहियादार ट्रंकों जैसे स्थिर मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। यह त्वरित और गतिशीलता और तैनाती क्षमताओं के साथ सड़क और रेल परिवहन योग्य है। ये लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तक हवाई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है मुल्ला पेरियार बांध के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये मुल्ला पेरियार बांध, ये इसकी लोकेशन ये है यहाँ पे केरला में, और ये इसका पानी जो है उसका उपयोग तमिलनाडु द्वारा किया जाता है और ये हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ पर कई नदियाँ हैं, जैसे ये पेरियार नदी पर बना है मुल्ला पेरियार डैम, और ये तमिलनाडु को अपना पानी मतलब इधर तमिलनाडु तरफ जाता है। इसमें बैगई डैम भी यहाँ पर आगे तमिलनाडु में से बैगई डैम भी बना है, पानी जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो अभी तमिलनाडु ने हाल ही में बारिश कम होने से बांध के पानी का प्रवाह कम होने के बाद मुल्ला पेरियार बांध के स्पिलवे शटर खोलने का निर्णय रद्द कर दिया है। ये एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है जो केरल के इडुक्की जिले में थेक्केडी में पेरियार नदी पर स्थित है। ये पश्चिमी घाट की कार्डमम पहाड़ियों पर समुद्र तल से 881 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। ये बांध मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर बनाया गया है, इसलिए इसका नाम मुल्ला पेरियार डैम है। इसका निर्माण 1887 में शुरू हुआ और ये 1895 में इसका कार्य पूरा हो गया। इसका निर्माण पेन्नी कोइक के नेतृत्व में ब्रिटिश कोर ऑफ रॉयल इंजीनियर्स द्वारा किया गया था। इस बांध का निर्माण चूना पत्थर और सुर्खी, जो जली हुई ईंट का पाउडर और चीनी और कैल्शियम की ऑक्साइड का मिश्रण होता है, उसके द्वारा किया गया था। इस बांध का उद्देश्य पश्चिम की ओर जो बहने वाली पेरियार नदी के पानी को पूर्व की ओर तमिलनाडु के थेनी, मदुरै, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों में जो शुष्क वर्षा छाया क्षेत्र है उसमें उन क्षेत्रों की ओर मोड़ना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के जलाशय के आसपास स्थित है ये। हालांकि ये बांध केरल में स्थित है, लेकिन इसका संचालन और रखरखाव पड़ोसी राज्य तमिलनाडु ही करता है, क्योंकि इनका पानी तमिलनाडु ही उसका उपयोग करता है। ब्रिटिश शासन के दौरान किए गए 999 साल के लीज समझौते के अनुसार इसका परिचालन का अधिकार तमिलनाडु को सौंप दिया गया था। तो भाई अब विवाद चलता रहता है। और ये हमारा दक्षिण भारत का मैप है। इसमें ये केरल है और ये तमिलनाडु है। यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम बना है, इस तरह से ये इधर तमिलनाडु में इसका पानी जाता है। केरल इस पर समय समय पर ऐतराज भी जताता है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है, इसकी मरम्मत वगैरह भी उतनी अच्छे से हो नहीं रही है, इसलिए इसका डैम टूटने वगैरह का खतरा रहता है। तो इसलिए ऐतराज वगैरह भी केरल बहुत जताता है। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी थी हमने देखी। अब आइए देखते हैं आगे हम ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल के बारे में हमारा अगला आर्टिकल है। तो अभी हाल ही में मौसम पर नज़र रखने वालों में स्कॉटलैंड, उत्तरी इंग्लैंड और वेस्ट मिडलैंड पर दुर्लभ ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों की तस्वीरें खींची गई। इन्हें इंद्रधनुषीपन के कारण नैक्रियस बादल या मदर ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में और लगभग 12 से 29 मील यानी 19 से 31 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के भीतर सामान्य बादलों से अधिक ऊपर बहुत ठंडी परिस्थितियों में निर्मित होते हैं। ये बादल सामान्य बादलों की तुलना में छोटे बर्फ के कणों से बने होते हैं। ये छोटे छोटे कण प्रकाश को अलग अलग तरीके से बिखेरने में मदद करते हैं, जिन्हें इन्हें अनोखा स्वरूप मिलता है। ये सामान्यतः जनवरी में पहली उपस्थिति दर्ज कराते हैं, मतलब जनवरी में पहली बार दिखाई देते हैं ये। और इन बादलों की आवृत्ति अक्सर ओजोन रिक्तीकरण का अग्रदूत होती है, क्योंकि ये समताप मंडलीय रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए एक सतह प्रदान करते हैं, और जहां आणविक क्लोरीन सक्रिय होकर ये ओजोन को नष्ट करती है।
ये नाइट्रोजन यौगिकों को भी हटा देते हैं और ओजोन परत को क्लोरीन के विनाशकारी प्रभाव को कम कर देते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के बारे में। तो अभी हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के बारे में जानकारी दी है। इसकी स्थापना बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह किसानों के लाभ के लिए मुख्य रूप से कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। इसमें भारत को तुलनात्मक लाभ है। प्राथमिक से शीर्ष स्तर तक के सभी सहकारी समितियों के सदस्य बनने के लिए पात्र हैं जो निर्यात में रुचि रखते हैं। साधारण सदस्य, तो इसमें सामान्य सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित पात्र होंगे। इसमें साधारण सदस्य, इसके सामान्य सदस्य मतलब इसमें कोई भी जो बहुराज्य सहकारी समिति या कोई भी सहकारी समिति जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सहकारी समितियों से संबंधित है या किसी भी कानून के तहत पंजीकृत है या पंजीकृत मानी जाती है, वह इसके सदस्य बनने के लिए एलिजिबल है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। ऐसे वर्ग का व्यक्तियों के वर्ग या व्यक्तियों के संघ जिन्हें सोसाइटी पर की प्रकृति और गतिविधियों को ध्यान रखते हुए केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति दी जाती है। कोई भी व्यक्ति एनसीएल का सामान्य सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा। नाम मात्र या सहयोगी सदस्य, इसमें सोसाइटी व्यवसाय को बढ़ावा देने के हित में सहकारी बैंकों सहित किसी भी व्यक्ति को नाम मात्र का सदस्य या सहयोगी सदस्य के रूप में स्वीकार कर सकती है। यह सोसाइटी देश की भौगोलिक रूपरेखा से परे व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष के निर्यात पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। हमारा अगला आर्टिकल है रैंप कार्यक्रम के बारे में। तो अभी हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग कार्यक्रम के तत्वाधान में 3 उपयोजनाएं लॉन्च की गई हैं। तो रैंप एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने के लिए दी राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस हेतु कार्यक्रम को विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। इसका लक्ष्य भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रदर्शन में सुधार करना। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य एमएसएमई के लिए बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थानों और शासन को मजबूत बनाना, केंद्र राज्य संबंधों को भागीदारी में सुधार करना और विलंबित भुगतानों के मुद्दों का समाधान करना है। इसमें एमएसएमई को हरित बनाना भी इसका उद्देश्य है। और ये रैंप कार्यक्रम के प्रशासनिक और कार्यात्मक निकाय के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद की स्थापना की गई है। रैंप के अंतर्गत योजनाएं, तो इसमें एमएसएमई गिफ्ट योजना, तो एमएसएमई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्त पोषण योजना का उद्देश्य एमएसएमई को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के साथ हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करना है। एमएसई स्पाइस योजना, तो यह चक्रीय अर्थव्यवस्था के समर्थन और निवेश के लिए एमएसएमई योजना का उद्देश्य चक्रीय अर्थव्यवस्था परियोजना का समर्थन करना है जो क्रेडिट सब्सिडी के माध्यम से किया जाएगा और यह 2070 तक शून्य उत्सर्जन की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र के सपने को साकार करेगा। एमएसएमई ओडीआर योजना, यह विलंबित भुगतानों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर एमएसई योजना सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए विलंबित भुगतान की घटनाओं को संबोधित करने के लिए आधुनिक आईटी उपकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए के साथ एक महत्वपूर्ण कानूनी समर्थन के लिए समन्वित करने वाली अपनी तरह की एक पहली योजना है। यह उप योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी में एमएसएमई गिफ्ट, एमएसएमई स्पाइस और योजनाओं के लिए भारतीय लघु विकास बैंक, एमएसई ओडीआर योजना के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सेवा इंक, निक्सी आदि के लिए ये प्रावधान करा गया है। हमारा अगला आर्टिकल है फेंग्ड मेढक यानी फेंग्ड फ्रॉग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी वैज्ञानिकों ने हाल ही में ये इंडोनेशिया में लिम्नोनेक्टेस फाइलोफोलिया नामक एक फेंग्ड जो मेढक की दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति खोजी है। ये जीनस लिम्नोनेक्टेस से संबंधित मेढकों की 75 प्रजातियों के एक समूह का उल्लेख करते हैं। ये मेढक अपनी विशिष्ट नुकीले दांतों जैसी संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं जो वास्तव में उनके जबड़े की हड्डी में उभरे हुए होते हैं। जिसके इसमें दिख रहा है ये नुकीले दांत हैं, ये जबड़ों की हड्डी में उभरे हुए हैं।
ये पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। हालांकि कई सांपों के विपरीत ये मेढक मनुष्यों को काटने या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में जहर डालने के लिए अपने नुकीले दांतों का उपयोग नहीं करते। इन नुकीले दांतों का उपयोग ये क्षेत्र में साथियों के लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए करते हैं, और ये कभी कभी विशाल सेंटीपीड और केकड़ा जैसे कठोर कवच वाले जो शिकार करने के लिए अपने दांतों का प्रयोग करते हैं। इस प्रजाति के कई मेढक विशालकाय होते हैं जिनका वजन 2 पाउंड तक होता है। लिम्नोनेक्टेस फाइलोफोरिया के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये एक नुकीले जो मेढकों की सबसे छोटी प्रजाति है। ये इंडोनेशिया सुलावेसी के पहाड़ी द्वीप पर पाया जाता है। उन्हें लीफ नेस्टर उपनाम दिया गया क्योंकि ये अधिकांश मेढकों के विपरीत ये पानी में अपने अंडे नहीं देते हैं। ये अपने घोंसला या पेड़ की पत्तियों पर या पानी से दूर काई से ढके हुए जो पत्थरों पर ये अपने अंडे देते हैं घोंसला बना के, और नर उनकी रक्षा करते हैं। ये वयस्क भूरे रंग के होते हैं। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।